मैं 1984 में भर्ती हुआ। उस समय भर्ती का प्रोसीजर दूसरा था, अभी दूसरा है। अभी ऑनलाइन है। उस समय आर्मी के साथ ही होता था। और टोटल 34 साल मैंने सर्विस किया है। 13 साल सर्विस होने के बाद मैं वही इंस्ट्रक्टर कोर्स किया। तो जो हम ट्रेनिंग करते थे फिर हमने ट्रेनिंग कराना शुरू किया। लास्ट जैसे श्रीलंका ऑपरेशन IPKF नहीं हुआ था जब गए थे, तो उसमें भी मैं 2-3 बार जाने का मौका मिला। एक बार तो करीब 3 महीना श्रीलंका में ट्रिनकोमाली में भी रहा। और रामेश्वरम में हमारी नई नई डिटेक्ट, उस समय स्मगलिंग बहुत होती थी तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच में। तो उसको ख़त्म करने के लिए वही IPKF के दौरान ही जब LTT का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वहाँ टेम्परेरी डिटैचमेंट बनाए गए थे नेवी के, छोटी छोटी बोटों से। वो डिस्टेंस बहुत कम है रामेश्वरम से श्रीलंका की, करीब 20-22 किलोमीटर है। तो ये फिशिंग बोटों में, ये बोटों में आर्म्स लेके आते थे, जाते थे, और भी तमाम तरह की स्मगलिंग। तो उसको काउंटर करने के लिए डिटैच वहाँ भी रहा मैं 3 महीने करीब रामेश्वरम में। एक बार चेन्नई में रहा उसी ऑपरेशन में, कि जब ये कारगिल वाला हुआ था लड़ाई 99 में, उस समय मैं ओखा में था गुजरात में, उसी ऑपरेशन में कोस्टल सिक्योरिटी में। कि गुजरात जो है बिल्कुल श्रीलंका पाकिस्तान से नज़दीक है। तो वहाँ भी करीब मैं 3 साढ़े मैंने पूरे जब तक गया था तो मैं 1 महीने के लिए था। बट जो कारगिल की लड़ाई शुरू हो गई तो मेरे को करीब 3 महीने रुकना पड़ा वहाँ पे कोस्टल सिक्योरिटी में। तो हम लोग इसे गुजरात पुलिस है, कस्टम पुलिस है और नेवी, तो कंट्रोल हमारा होता था। कुछ समय में सीनियर रैंक में आ गया था, मतलब जो आर्मी का समझ लो हमारे यहाँ पेटी अफसर बोलते हैं, जो बबेल सरदार थे। तो बोर्ड का इंचार्ज मैं ही होता था। एक और नेवी वाला जूनियर रैंक होता था, 2 गुजरात पुलिस के और 2 कस्टम पुलिस के। तो ये स्मगलिंग वहाँ पे क्या होती है, जो फिशिंग बोटें समुद्र में जाती हैं, ये जहाज़ों से लेकर के, वो वहाँ भी स्मगलिंग का था। आर्म्स वगैरह आ रहे हैं, ड्रग्स वगैरह आ रहे हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हमारी बोटें कुछ तो कभी कभी फास्ट बोटें यूज़ करते थे, कभी कभी उन्हीं मछुआरों की बोटें किराए पे लेकर के। नेवी मछुआरों की बोटें किराए पे इसलिए कि उन्हीं फिशिंग बोटों से, उन्हीं से मिलती जुलती वो बोटें रहती थी। और हम लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे, हम लोग भी सिविल वर्दी में रहते थे। आप लोग भी मछुआरे बन जाते मछुआरे टाइप मैंने लुंगी पहने हैं, जो भी पहने हैं वो पहने हैं, हथियार भी रखे हैं आराम से। और हम लोग मॉनिटर करते थे कौन सी बोट है, कि भाई जो मछली पकड़ने गया है आराम से वो मछली पकड़ रहा है, कोई है जो थोड़ा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग करते थे, उनका पीछा करते थे। फिर जो थोड़ा संदिग्ध लगता था उन्हीं में, कि किसी शिप के पास जा रहा है, वहाँ कुछ देर रुक रहा है, तो मीन्स कुछ लोडिंग अनलोडिंग है, उनको रुका करके चेक भी करते थे। तो कस्टम पुलिस भी पूरा करते थे, पुलिस वाले रहते थे, उनके आई कार्ड वगैरह चेक करते थे। कि चूँकि पाकिस्तान नज़दीक है, कभी कभी वो पाकिस्तान के समुद्र में हमें मालूम नहीं चलता, कोई लाइन तो इन्हें मछली पकड़ते का उनके एरिया में पहुँच जाए, वो पकड़ ले आते हैं। तो वहाँ पे जो मछुआरों को भी ID कार्ड कस्टम डिपार्टमेंट इशू करता है। जितने भी उनके क्रू हैं, 4-5 लोग होते हैं। एक तो बोट चलाने वाला होता है, बाकी 4-5 लोग होते हैं जो जाल खींचने का, जाल गिराने का, ये सब काम करते हैं। सबके पास आई कार्ड होता है। तो उनको भी पकड़ दकड़ करते थे कि जिसके पास आई कार्ड नहीं है, पुलिस को हैंड ओवर करते थे। तो 3 महीना रहा मैं। वाह। तो बेसिकली जो नेवी में इंस्ट्रक्शन पोस्ट होती है, इंस्ट्रक्शन अधिकारी, हाँ, इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं उसको, क्या होता है, क्या क्या काम रहते हैं उनके बाद? इंस्ट्रक्टर में जैसे सिविल में क्या होता है कि जैसे एजुकेशन की पढ़ाई होती है, ये नहीं होता। इंस्ट्रक्टर में ट्रेनिंग होती है, हम लोग ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन ड्यूटी में, सिविल की पढ़ाई में डिफरेंस यही है कि वहाँ एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कि आपको 6 महीने के कोर्स में है, जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको ट्रेन करके नेवी में लिया गया है, आप उस जॉब को करने के काबिल बन जाएं। तो वहाँ अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी आपकी, जिससे मतलब पनिशमेंट दे करके आपको जबरदस्ती सिखाया जाएगा उस चीज़ को। नेवी में भर्ती होने के बाद जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, हाँ, उसको ट्रेनिंग क्यों बोलते हैं? ट्रेन मतलब आपको अपने काम के लायक बनाना, उस काम के लायक, कैसे भी फोर्स डाल के, दबाव डाल के कुछ करके आपको उस काबिल लाना है। वहाँ तो है नहीं कि भाई फेल हो। सिविल में होता है कि भाई कक्षा 8 में हम फेल हो गए, अगले साल फिर पढ़ लेंगे। तो नेवी की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? ट्रेनिंग में जैसे ये आपको बेसिक ट्रेनिंग, वो चाहे किसी ट्रेड का हो, यानी हर उसमें लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के भी होते हैं, खाना बनाने वाले, स्टीवर्ड, साफ सफाई वाले हैं, दूसरे राइटर हैं, स्टोर डिपार्टमेंट है कि रसद सामग्री सभी आना है। हर डिपार्टमेंट 13 डिपार्टमेंट है करीब। तो उसमें बेसिक ट्रेनिंग तो है कि भाई आप आर्म्ड फोर्स में जा रहे हो, सशस्त्र सेना में सैनिक हो, तो आपको बेसिक हथियार चलाना, जिनको हम स्मॉल आर्म्स बोलते हैं, ये छोटे हथियार जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकता है इंडिविजुअल,
उसमें आपकी राइफल हो गई, कार्बाइन हो गई, पिस्टल हो गए, LMG हो गई, MMG तक आप कैरी कर सकते हैं। इससे बड़े हथियार फिर वो भारी होते हैं, आप कैरी नहीं कर सकते। तो ये चलाना, इनको ट्रेनिंग देना, इनको सिखाना, परेड, PT, डिसिप्लिन, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सों की रैंक, ये सब चीज़ की जानकारी, ये तो बेसिक ट्रेनिंग में बताना ही बताना है। इसके बाद फिर आता है आपका प्रोफेशन, ये बेसिक ट्रेनिंग है। और ये हथियार चलाने, जो छोटे हथियार हैं हाँ। जिनके आप नाम बता रहे हैं, सभी को आना चाहिए नेवी में, सभी। चाहे वो खाना बनाने का काम कोई कर भी रहा है, हो। कोई भी वर्दी जो यूनिफॉर्म पहन रहा है, ये बेसिक उसको आएगा ही। अब जैसे वार सिचुएशन होगी, सिचुएशन टाइट हो गई है, उस समय वो खाना ही थोड़ी बनाते रहेगा। उस समय तो वो भी 100% गोली चलाएगा, वो भी हाँ किसी न किसी गन में उसको लगाया जाएगा। जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, जो ऑन ड्यूटी, मतलब क्या होता है कि जब जैसे बिल्कुल सिचुएशन हो गई कि दुश्मन सामने है, लड़ाई बिल्कुल, तो 100% उसको हम बोलते हैं एक्शन स्टेशन। यानी जितने भी शिप का स्टाफ है, वो भले ही अभी ड्यूटी करके गया हो, खाना खा रहा हो, कुछ भी, सब कुछ छोड़ करके अपने अपनी पोस्ट में, सबके एक पोस्ट निहित है कि आपको इस जगह क्लोजअप होना है। तो जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, अब उनका कोई इक्विपमेंट, कोई हथियार, वो वॉच कीपिंग तो करते नहीं, तो उनको एक गन पोस्ट में ही डिप्यूट किया जाता है। कोई LMG पोस्ट में जाएगा, कोई हथियार, गोला बारूद लोडिंग में पहुंच जाएगा। तो सबके अलग अलग, कुछ इमरजेंसी, जैसे कहीं अभी हम दुश्मन को मार रहे हैं, दुश्मन हमको भी तो मार सकता है। तो कुछ ऐसी टीमें भी होती हैं कि इनकेस दुश्मन ने हमें लाग दिया, गोला बारूद कुछ मार दिया है, पानी भरने लगा है, तो उसको भी तो इंतजाम देखना है। यानी डैमेज जो हुआ है उससे भी बचाव करना है। पानी ना भरे जहाज में, उसका पूरी कोशिश की जाएगी, उसको टेम्परेरी बंद कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। बाद में जब हम किनारे आ जाएंगे, बंदरगाह में आ जाएंगे, तो वहाँ पे डाके आ रहे हैं, उसका सब रिपेयरमेंट सब होगा। पर टेम्परेरी इलाज करना नहीं, पानी भर के तो सभी लोग पानी में डूब जाएंगे। तो शिप में पानी ना भरे। डायरेक्शन और लैटिट्यूड, हाँ, इन दोनों का क्या काम है नेवी में? अब नेवी जहाज जो है, जैसे भाई यहाँ हम कार चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो हमको सामने रोड दिख रही बिल्कुल है, सिंगल रोड है भाई, दोनों उसी में ट्रैफिक चल रहे हैं कि 4 लेन है, अपनी अपनी लेन में जा रहे हैं, सामने दिख रहा है गाड़ी, भाई स्पीड स्लो करो या लेन चेंज करो या चौराहे में मुड़ना है। समुद्र में चलने के बाद तो पूरा आपको पानी पानी दिख रहा है, वहाँ कोई ऐसा नहीं दिख रहा, वहाँ सब मशीनों पे जहाज चलते हैं। जैसे हमारा ये जो डायरेक्शन बताने वाले यंत्र, इसको हम लोग जैरो बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री, नॉर्थ को हम 0 डिग्री बोलते हैं, 090 को ईस्ट हो जाएगा, 180 साउथ हो गया, 270 पश्चिम हो गया। यानी 0 से लेके 360 डिग्री का डायरेक्शन वो हमको बताती है। और वैसा एक इक्विपमेंट है जो बहुत सारे रडार में है और दूसरे इक्विपमेंट में, उसको भी इंटरफेस हम कर सकते हैं। जो अपना काम उस इक्विपमेंटों को भी दिशा देगी उसी के हिसाब से। अब उसमें जैसे कार है कि एक आदमी चला रहा है, ठीक है, उसी के पास एक्सीलेटर है, उसी के पास ब्रेक है, उसी के पास क्लच है, उसी के पास स्टीयरिंग है, दूसरे सिग्नल लाइट देना है, डिमर देना है, इंडिकेशन देना है, एक ही आदमी कर रहा है। वहाँ एक पूरी टीम होती है शिप को चलाने के लिए। एक तो होगा जो हमारा कंट्रोल रूम होता है, उसको ब्रिज बोलते हैं, उसमें शीशे भी लगे होते हैं, तो वो सामने देख भी सकते हैं। और विजुअली देखने के लिए भी 1-2 बंदे बाइनोकुलर लेकर के भी बैठे रहते हैं। सामने कोई फिशिंग बोट तो नहीं है, कुछ तो नज़दीक नहीं है, भाई फिशिंग बोट है, फिशिंग कर रहा है, उसके पास कोई सिग्नल नहीं है, बड़ा जहाज आ रहा है, थोड़ा भी बगल में आ गया तो पलटी मार के पानी में चला जाएगा। तो वो सब वहाँ से इंटरकॉम होती है, उनसे वो बताते रहते हैं, सर राइट है, कोई बोट है या थोड़ा बो में है। वो जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पे रहते हैं, ऊपरी हिस्से में वो खुले में बैठा रहेगा। वो बाइनोकुलर से बेसिकली फ्रंट साइड में इस दिशा में जा रहा है, तो इस बो से, इसको हम बो बोलते हैं, करीब 45 डिग्री एंगल, बो से इस बो से लेकर के इस बो के साइड में वो बीच बीच में बाइनोकुलर से स्विप करके देखते हैं। कोई जैसे दिन का समय है तो बोट दिख जाएगी, रात का समय है लाइट जल रही है उसमें है, कोई बीड़ी भी पी रहा होगा तो वो आराम से उसको देख सकता है। वहाँ नाइट विजन बाइनोकुलर भी होते हैं रात के लिए, तो वो तुरंत वहाँ रिपोर्ट करता है कि सब नज़दीक में कोई बोट है, कुछ है, उसका एक रिपोर्ट करने का प्रोसीजर है हमारा। वो है, पर वो उनको बताते रहेंगे। फिर वो जो वहाँ एक ड्यूटी ऑफिसर होगा जो कि 4-4 घंटे की वॉच कीपिंग चलती है, जहाज चल रहा है तो डे नाइट जहाज को कहीं रुकना नहीं है, वो भले ही कहीं नहीं जा रहा, पेट्रोलिंग कर रहा है तो गोल गोल घूमता रहेगा, चलता रहेगा। 24 घंटे बाद घूम के देखेंगे तो हमको बॉम्बे लाइट हाउस दिख रही है, तो कल दूसरे दिन वही फिर दिख रही हो कि हम गए पेट्रोलिंग पर्पज के लिए, घूम रहे हैं, रडार हमारे आन है। रडार में भी कुछ लोग बैठे होंगे, भाई उस दिशा से तो कितनी 8-10 माइल का देख सकता है वो बाइनोकुलर से। एक कंट्रोल रूम होगा जहाँ रडार फिटेड है, रडार भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ होते हैं नेविगेशन पर्पज के लिए, यानी जहाज को चलाने के काम में जो वो 40-50
मील तक का वो पिक्चर पूरा, और रडार से वहाँ से रिपोर्ट आती रहेंगी। दूर है 20 मील, वो रडार से मिलेगा, वो रडार से रिपोर्ट करता रहेगा। जो दूरबीन में नहीं आएगा वो रडार से जानकारी आएगा, और रडार से वो सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग जब भर्ती हुए तब तो सब मैनुअल था कि सामने वाला जो हमको दिख रहा है, कोई बोट है कुछ है, तो वहाँ तो एक लाइट का मार्क दिखता है, वहाँ वीडियो टाइप की पिक्चर नहीं दिखेगी, और रडार में एक इंडिकेशन आएगा कि हाँ यहाँ पे कोई कांटेक्ट है। अब वो कांटेक्ट का साइज देख के, छोटा बिंदु है या बड़ा बिंदु है, उसका हम लोग करते करते, वही तो ट्रेनिंग होती है कि वो आइडिया मतलब अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ एक चीज है, इस टाइप का जहाज है, इस साइज का जहाज हो सकता है। उसकी स्पीड किस दिशा में जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, इससे भी हम लोग अनुमान कि फिशिंग बोट है 5-4-6 समुद्री मील की स्पीड से जा रही होगी। तो बड़ा जहाज है तो कहो 15 की हो, कहो 20 की हो, मालवाहक जहाज है, इको भी बड़ा होगा। तो ये सारा रडार कंट्रोलर वहाँ ब्रिज में सारी रिपोर्ट देते रहेंगे बीच बीच में। फिर इंजन कंट्रोल रूम होता है, कितनी स्पीड से चलाना है, वो ऑर्डर वहीं से जाएगा। वहाँ भी बैठे हुए हैं कंट्रोलर जो जहाज के प्रोपेलर को स्पीड दे रहे हैं, कितनी स्पीड से है तो कितना आरपीएम में चलाना है। प्लस कुछ अंडर वाटर कंट्रोल रूम जो पनडुब्बी वगैरह पता लगाने वाला अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी लगे होंगे। प्लस बिजली भी बनाना है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के भी वाच के अंदर बिजली सब उसी के अंदर, सब उसी के अंदर है। एक होगा जो टाइम बाय टाइम रूटीन का कोई अनाउंसमेंट, किसी को कहीं रिक्वायरमेंट है, अनाउंसमेंट करना है, बुलाना है, या खाने का टाइम हो गया, ये सारा चीज़ें वो अनाउंसमेंट भी करता रहेगा कि चाय का टाइम हो गया है तो इंडिकेशन अलार्म बजाएगा और अनाउंस करेगा। तो ये सारे करीब मतलब 15, 20, 25 लोगों की एक टीम होती है एट ए टाइम, जो अपने अलग अलग कंट्रोल रूम्स में क्लोजअप होती है। सबको मिला करके ये तब जहाज चलता है। एक स्टीयरिंग वाला होगा, उसको दे दिया है कि ऑर्डर कि हाँ भाई स्टीयर 100 डिग्री, तो वो जो जैरो इक्विपमेंट है, जो दिशा सूचक इक्विपमेंट है, उसको देख के वो अपना स्टीयरिंग चला रहा है। उसको नहीं ले मतलब कि कहाँ जा रहा है, सिर्फ नहीं, वो केवल यंत्र को देख रहा है, उस दिशा को देख रहा है कि बोला कि 090 डिग्री स्टीयर करना है, तो शिप को 09 डिग्री में चलाता रहेगा। शिप का हेड जो है 090 डिग्री में ही रखेगा वो, जब तक उसको दूसरा ऑर्डर नहीं मिलेगा। समुद्र के बीच में जहाज और समुद्र के बारे में बताया जाता है कि लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उस वक्त क्या सीन रहता है? फर्क पड़ता है इतने बड़े जहाज को कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। उस समय तो जैसे मानसून का टाइम होता है, आप समझ लो मई, जून, जुलाई, अगस्त, बारिश के टाइम पे हवाएं भी तेज होती हैं, बारिश का टाइम होती है तो बहुत मतलब 8-8, 10-10 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। 8-8, 10-10 मीटर, 30-30 फीट, 40-40 फीट, हाँ लहरें उठती हैं। जहाज तुमको वीडियो दिखाऊंगा, आपने कहीं देखा नहीं होगा। ये जहाज का अगला भाग तो लगता है जैसे पानी में घुस गया, और उसके ऊपर से पानी के बौछारें जहाज के ऊपर से निकल जाती हैं, फिर वो उठेगा, पिछला भाग हो जाएगा। इस अगर हम जहाज चल रहा है कि मतलब सामने से वेव्स आ रही हैं या पीछे से वेव्स आ रही हैं, तो उनसे जब जहाज इनकाउंटर होता है तो उस समय जो जहाज का जितने भी लोग हैं उस जहाज में, उनको काफ़ी जो ये मतलब सी सिकनेस, जैसे हम झूला झूलते हैं तो बहुत लोगों को मीटिंग होने लगती है, बहुत लोगों को बस में यात्रा करने में होने लगती है। तो जब सामने से वेव्स होती हैं, उनमें जहाज आगे का भाग उठ गया, हम तो जहाज के अंदर बैठे देख नहीं रहे हैं, जो ऊपर जहाज में है उस समय वो आउट ऑफ बाउंड, ऊपर कोई नहीं जा सकता। जब ये वेदर ज़्यादा, ये चेतावनी रहती है कोई नहीं जाएगा, हो सकता है कि वो पानी में गिर जाए। हाँ, जहाज हिल रहा है, डुल रहा है, पानी में गिर सकता है, बचाना भी मुश्किल पड़ेगा उसको। तो उस समय जहाज के बाहरी सतह में कोई नहीं जाएगा, सब अंदर रहेंगे। उस समय लोगों को वोमिटिंग भी होने लगती है, उसको बोलते हैं सी सिकनेस। बट शुरू में स्टार्टिंग जब जाते हैं तो 1-2 साल होता है, फिर धीरे धीरे आदत में आ जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर उनको ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सामने वाले में तो केवल जो वहाँ के कर्मचारी हैं या स्टाफ हैं, जो भी हैं, सैनिक हैं उस जहाज में, उनको ये दिक्कत सी सिकनेस वाली होती है। और अगर साइड से वो वेव्स आ रही हैं तो जहाज ऐसे ऐसे हिलता है। इसमें आपको वोमिटिंग ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा जो स्टाफ है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इक्विपमेंट मतलब तोड़ फोड़ बहुत होती है। जैसे डाइनिंग हॉल में 10 चेयरें लगी हैं तो धार से जाके उधर टकराएंगी, धार से जाके इधर। तो उसके लिए हम लोग सिक्योरिंग शिप करते हैं। शिप जाने के पहले मेक श्योर करते हैं या तो वो ग्राउंड से ही नट बोल्ट से चेयर हैं, कोई भी लूज आइटम है, हाँ, या तो नहीं उनको रस्सियों से टाई करके सिक्योर करते हैं, जिससे रोलिंग, इसको हम बोलते हैं रोलिंग। तो सामने रोलिंग हो तो फिर वो रोलिंग में डैमेज बहुत होती है। जहाज के अंदर आप चल रहे हो तो दोनों साइड में दीवारों में हाथ लगा लगा के
जैसे वो दारू मार के बड़ा लोग नहीं घूमते हैं, कुछ वैसी स्टाइल में जाना पड़ता है, ऐसे 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 करके। तो रोलिंग में ये होता है कि टकरा जाओ, आप का ध्यान नहीं दिया आपने तो अगल बगल भी दीवालों में लोहे की दीवारें होती हैं, कोई इक्विपमेंट का बॉक्स लगा हो या डोर का हेजे का डोर अगर हुकान नहीं है, धार से आपको मार दे तो लोगों को चोटें, या इक्विपमेंट अगर सिक्योर नहीं है, टाइट नहीं है, तो उनका डैमेज होता है उसमें। अच्छा, पहुँचे कैसे वहाँ तक, नौसेना तक? ना उसकी भी एक अच्छी कहानी है कि मेरी हाइट जैसा कि आप देख रहे हो बहुत कम है, तो हाइट को देखते हुए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी फौज में जाऊंगा। तो हमारे पीएससी ग्राउंड में उसमें 84 वगैरह में ये नेवी का ऑनलाइन भर्ती नहीं था। ये जो आर्मी के बीआरओ होते हैं, भर्ती ऑफिस होते हैं, इन्हीं में हमारे 2-3 आदमी नेवी का स्टाफ भी होता था और वहीं से नेवी की भर्ती भी होती थी। तो फतेहपुर में पीएससी ग्राउंड में रैली आई हुई थी आर्मी की भर्ती की, तो हम लोग आनंद लेने के लिए, देखने के लिए आते हैं कैसे होता है कि मतलब होता है कि हम लोग भी उत्सुकता रहती है। तो मैं भी पहुंच गया वहाँ पे, तो देखा तो काफ़ी भीड़ थी, लाठी डंडे चल रहे थे, आर्मी के दौड़ा के इधर न जाओ उधर न जाओ, सबकी लाइनें लग गई। तो हम लोग एक पेड़ के नीचे दूर बैठ के देख रहे थे। देखते देखते काफ़ी सारा, आधी से ज़्यादा भीड़, जो मतलब उनके डंडे बार में टकरा गया उसी को रोकते थे, नहीं भागते जाओ ग्राउंड से बाहर। जब करीब आधे लोग मतलब रस कम हुआ तो देखा कि 2-3 लाइन बची है। एक लाइन बहुत छोटी सी लगी थी, उसमें केवल 15-20 लोग बैठे थे। तो हम तो कभी सोचे नहीं थे, हाइट को देख के कभी जाएंगे, तो दर्शन करने पहुंचे थे। वहाँ देखा एक मेरे साथ का ही पढ़ने वाला द्विवेदी नाम का लड़का, जो कि मेरे भी कान के बराबर था, वो भी शर्ट उतार करके और पजामा फोल्ड करके वो भी लाइन में बैठा। तो मेरे को जिज्ञासा हुई, मैं ये कौन सी फौज में भर्ती हो रहा है। तो करते करते एक वो ये आर्मी वाला हवलदार था, मैं सर वो बैठा है तो लाइन में कुछ काम है 2 मिनट में करके जाके जल्दी आना फटाफट। हाँ गया मैं दौड़ के, मैं कहा द्विवेदी तू कौन सी फौज में भर्ती? और यार शर्मा, बोले नेवी की भर्ती है। मैं इसमें क्या हाइट वाइट नहीं लेते क्या? बोले नहीं, हाइट वाइट इसमें बहुत कम होता है। और रियली मतलब उसमें नेवी में उसमें 157 मिनिमम हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर। तो मैं बोले आ जाओ तू भी। मैं क्या बात कर रहा है? हाँ मैं गया, मैं भी शर्ट वोट लगा के मौका दे के मैं भी लाइन में लग गया पीछे। शर्ट उतार के बैठना होता? हाँ शर्ट उतार के, पजामा जामा तो फोल्ड कर लो, मतलब जो हाफ पैंट में है तो वो है या नहीं तो बैठ के बैठ जाओ। सबसे लास्ट में उसका नंबर आया, करीब बज गए 2 बज गए दोपहर के। खाए पिए भी नहीं, सुबह पहुंच गए थे, चाय वाय नाश्ता करके सुबह ही पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए। हम कहे आ जाए घंटे 2 घंटे में। बज गए 2, लास्ट में सबसे हमारा नंबर आया। नंबर आते आते जब देखा उन्होंने तो हाथ में एक गोल जो राउंड स्टैम्प होता है लगाते हैं, वो ठप्पा मार दिया इसमें, टेंट में बैठो। जब वो लाइन पूरी ख़त्म हो गई तब वो बोले देखो भी हो गया लंच टाइम, अब आप लोग जिला सैनिक बोर्ड ऑफिस में शाम को 4-4:30 बजे तक आ जाओ। और ये ठप्पा मिटना नहीं चाहिए। वहाँ धूप थी, वहाँ आ रहा था पसीना, तो उसको बिल्कुल जैसे मेहंदी लगाए हुए होते हैं कि कहीं मिट ना जाए, वो जस्ट वही रबर ना मोहर लगाते हैं, मोहर लगाई थी। और थोड़ा भी पसीना आए, हाथ धुल जाए तो वो साफ जाएगा। तो उसको बिल्कुल मेहंदी के माफिक लिए हम बिल्कुल करके कि जैसे तो पहुँचे। तो पड़ोस में वही एक तिवारी जी थे, यार कहाँ हो यार लखन तुम आज सुबह से? अरे वो कहला सर गए थे, देखो ये क्या ऐसा क्यों किया, क्या लगाया? अरे मैं कैसे भर्ती हो गए हम, बड़ी खुशी हुई, ठप्पा लग गया है। तो घर खाना वाना खाया, खा पी के 4-4:30 का वेट नहीं किया हम लोग, 3-3:30 बजे फिर डट गए जिला सैनिक बोर्ड में। तो वहाँ खैर जब देखा टप्पा उपा तो एक फॉर्म वार्म दिया, उसमें बोला ये नाम लिखो, ये लिखो, वो लिखो, सब करके जब सबके करीब हम लोग नेवी के उस समय उस दिन करीब 15 या 16 लोग फॉर्म भरे वहाँ पे, 30-35 में 15-16 का हो गया था। फिर बताया कि तुम लोग को अब लखनऊ आना पड़ेगा। अच्छा दौड़ाया था उस समय आप? नहीं दौड़ वहाँ तो केवल करके बाद में कराएंगे, बिहारों में जाके फिर जब होता है। अच्छा कपड़े क्यों उतरवाते हैं फिर? वो चेक करते हैं, चेस्ट वोस्ट ये सब चेक करने के बाद फिर मोहर लगा दिया। हाँ मतलब बॉडी देखते हैं, हाइट देखा है, और मतलब शास्त्रीय तौर पे वो देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कटा फटा टूटा फूटा जो भी देखते हो। तो फिर उन्होंने फॉर्म भरा लिया, फिर उन्होंने डेट बताई कि आप लखनऊ आए। वहाँ पे लखनऊ पहुँचे तो वहाँ पे बोले कि मेडिकल हुआ सब पूरा करके, तो मेडिकल भी हो गया। बोले आप लोग का भी एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम की डेट भी करीब हमको 3 बार जाना पड़ा लखनऊ करके आ गए। ये कहानी है करीब वही फरवरी या मार्च की 84 में। और ये करते करते करीब मई तक हमारे सब ये प्रक्रिया एग्ज़ाम टेस्ट सब हो गया करके आ गए। बोले अब जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उनको लेटर आएगा ट्रेनिंग जाने के लिए, और जिसको नहीं आता है यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है।
ठंड मार के बैठ गए। सब लोग बोलते हैं अरे कहाँ ऐसा नहीं, वो देना पड़ेगा, ये देना पड़ता है, किसी का जैक होगा, किसी का पैसा होगा। तो हम भी अपना पिताजी की दुकान थी फतेहपुर में, तो हम भी उसी में लग गए कि चलो। हाँ हाँ, पान की दुकान थी। और हम एक्चुअली मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मम्मी वगैरह हैं, भाई वगैरह हैं, तो हम लोग पढ़ने के लिए पिताजी के पास ही आते थे फतेहपुर। कि गांव में 5 तक का स्कूल था, बगल में फिर जूनियर हाई स्कूल 8 तक के थे, वहाँ पढ़ के फिर 9 से फतेहपुर में हम लोग 4 भाई हैं, तो सभी का ही रहा। 8 के बाद सीधा फतेहपुर आ जाते थे, तो वहीं पढ़ रहे थे। तो करते करते फिर पिताजी भी एजड हो गए थे, ये हुआ कि अब आप आराम करो, करेंगे। तो ये तो मतलब सेकेंडरी था कि हाँ हो गया, सब लोग और कहाँ बोला घुसने लगता है, जो पैसा देंगे जिनका जैक होगा उनका हो जाएगा, सबका नहीं होता। तो हम भी अपना छोड़ के हो जाएगा तो ठीक है भाई। तो आप सोच सके थे ऐसे ही दे दिया, हाँ, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं लोगों के बोलने से लगा भाई होता होगा ऐसा। हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो तो अंधे के हाथ जो बोलते हैं बटेर वाली कहानी थी। तो हम कहा चलो ठीक है भाई, सडनली करते क्या। इंग्लिश भी ज़्यादा दमदार नहीं, बाकी मैथ वगैरह साइंस में ठीक थे, हम पे इंग्लिश का बिल्कुल लठमार कहानी थी कि नहीं वो नहीं है। फिर जून लास्ट में हमें करीब 20 या 22 जून के आसपास वहाँ से एक लेटर आया, तो पूरा इंग्लिश में। तो बगल में रेलवे का एक ऑफिस था, संचार ऑफिस, वहाँ एक बंगाली बाबू थे, डे साहब। तो वो लेकर के, ये तो आया समझ में, क्या आया लखनऊ से, ये पे क्या मैटर क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आया, कालाक्षर भैंस बराबर। हाँ, अंग्रेजी का। तो जाके मैं डे साहब से मिला कि सर ये लेटर आया है, क्या आया? तो लखनऊ से है, BRO से, पे क्या लिखा है इसमें? तो वो पढ़े, अरे कहाँ तक मिला, शर्मा तेरा हो गया सिलेक्शन यार, हैं तू जाना है, तेरे को ट्रेनिंग पे जाना है। मैं कब जाना है? जुलाई में, बोले जुलाई 1st वीक में वहाँ लखनऊ जाकर रिपोर्ट करना है। आए खुशी खुशी, पिताजी को बताए हैं, पप्पा बोलते थे हम लोग, क्योंकि पप्पा हमारा तो हो गया नेवी में भर्ती, ट्रेनिंग में जाना है। वो सभी खुश हुए। करते करते फिर खैर गए, लखनऊ गए। लखनऊ से फिर हम लोगों को 2 बैच में भेजा। करीब टोटल देखा तो लखनऊ से भर्ती हुए थे हमारे बैच में करीब 85-86 बच्चे। तो सभी को एक साथ नहीं भेजा कि ट्रेन से जाना है, उस समय रजिस्ट्रेशन में नहीं होता था, तो 2 बैच बना दिए थे। तो मेरा नंबर आया सेकेंड बैच में, करीब 40-42 बच्चे 2 बैच में। तो यहाँ से हावड़ा, लखनऊ से ट्रेन में बैठा दिया, फिर हावड़ा से उन्होंने गाइड किया कि वहाँ से ये ट्रेन पकड़ना। तो हम लोग गए थे पुरी जिला, पुरी डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। तो अभी तो खैर वहाँ पे हमारा एक बेस है, जो वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होती है, नेवी की जितनी भी जवान की ट्रेनिंग है वो वहीं पे होती है। INS चिल्का एक झील है, तो उसी चिल्का झील के नाम पे ही बेस का नाम भी रखा है, इंडियन नेवल शिप चिल्का। तो वहाँ गए। अब तो खैर वो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, बालूगांव डिस्ट्रिक्ट बना दिया, नहीं पहले पूरी डिस्ट्रिक्ट में आता था, जहाँ जगन्नाथपुरी है। तो वहाँ गए, फिर वहाँ ट्रेनिंग विनिंग से फिर आगे बढ़ते चले गए। 6 महीना वहाँ किया, फिर 1 महीने के लिए वहाँ से आगे विशाखापत्तनम भेजा। फिर विशाखापत्तनम से छुट्टी आई, तो उस समय वर्दी भी बदल गई है। उस समय ट्रेनिंग वेनिंग में से या कोई फाइटिंग वगैरह की एक जैसे पुलिस की खाकी वर्दी है, उस समय खाकी होती थी नेवी की ट्रेनिंग वाली। ट्रेनिंग के बाद भी सर्विस में भी, मतलब एक उसको वर्किंग रिग बोलते हैं। जैसे शिप में रहना है, सर्मोनियल रिग वगैरह हैं, तो वाइट, मतलब कई तरह की वर्दियाँ हैं, उनके नंबर हैं, नंबर 8, नंबर 10 हैं, नंबर 2 सर्मोनियल ड्रेस, विंटर ड्रेस। तो करीब 8-10 तरह की मतलब वर्दियाँ हैं, उनके नंबर होते हैं कि 100 नंबर। तो वाइट यूनिफॉर्म भी है, पर वर्किंग नॉर्मल जैसे डेली बेसिस पे ड्यूटी करना है, शिप में रहना है, तो वो नॉर्मली वही पहनते हैं। वो खाकी वाली थी, अभी वो चेंज होके ब्लू में वो भी आ गई, अब खाकी नहीं है। खाकी हम लोग सर्विस में जाने की 8-10 साल बाद चेंज हो गई थी। तो वहाँ से फिर वहीं पे 6 महीना ट्रेनिंग के बाद फिर सभी को डिपार्टमेंट मिलते हैं। कोई नेविगेशन डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई गंदरी डिपार्टमेंट में जाएगा। उस समय ट्रेनिंग में क्या क्या हुआ था? ट्रेनिंग में वही PT परेड हैं, और वेरियस एजुकेशन भी कराते हैं। कि अब जैसे वो ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, अलग अलग मीडियम से पढ़ के आते हैं। जैसे हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ के गए थे, कोई तमिल से आता है, कोई तेलुगु से पढ़ के आता है, कोई पंजाबी है, पंजाबी से पढ़ के आता है। तो वहाँ पे एजुकेशनल क्लासेस भी चलती हैं, एजुकेशन अफसर्स होते हैं, वो क्लासेस चलती हैं। तो सुबह उठते तो पहले PT होगी अच्छी, मतलब भाग दौड़ दबादब, मतलब कि 8-10 किलोमीटर का। यहाँ का पसीना, जूतों भीग जाते हैं, साग स्वाग सब लत होके आएंगे। फिर बढ़िया नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करो, फिर परेड की ट्रेनिंग। मतलब फिंगर टिप में है कि आप ये नहीं कि आए हो तो आराम से बैठो, बिल्कुल कान रटो। 5-5:30 बजे आप उठ गए हो, तो कब बिस्तर में जाओगे, तो बीच में आराम का टाइम नहीं है आपके पास। एक खत्म होगा, दूसरा आ जाएगा इंस्ट्रक्टर, तो उनके अलग अलग हैं।
तो उसमें फिर परेड होगी। सबसे फर्स्ट है कि सारी जितने भी ट्रेनिंग हैं सब अलग अलग प्लाटून अलग अलग क्लास में बटे हुए हैं, उसी के हिसाब से तो परेड ग्राउंड में भाई जहाँ रहते हो बैरक के सामने ये क्लासेज फाजिल होंगे, फिर वहीं से मार्च पास करते हुए और परेड ग्राउंड तक जाएंगे। परेड में बैंड एंड सब इंस्ट्रक्टर पूरे होंगे, परेड ड्रिल सिखाएंगे आपको, कैसे तेज चल एक साथ कैसे मिलाना है, पैर मिलाना, हाथ मिलाना, और भी तमाम तरह की परेड की ड्रिल, हथियार की भी ड्रिल शुरू हो जाएगी धीरे, उनको कैरी करना, उनको लेना, वो सब डमी राइफलें होती हैं। हाँ। जो ड्रिल पर्पज के लिए वो उनमें फायर नहीं हो सकता शुरुआती ट्रेनिंग में वो डमी राइफलें जो बेकार करना मोंगी होती हैं, तो वो राइफलें वहाँ पे ट्रेनिंग में यूज होती हैं। इससे डैमेज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। उनमें बेसिकली जो उनका जहाँ से बुलेट वगैरह जाते हैं, ट्रिगर नहीं, जहाँ से बुलेट में ये बुलेट जाती है वहाँ भी होल कर देते हैं कि गलती से किसी को ओरिजिनल मिल जाए तो कोई ट्रेनिंग गड़बड़ ना कर दे। हाँ। डाल करके, अगर असली राइफल है तो उनमें भी होल कर देते हैं कि जिससे वो डाल के कोई भी करना चाहे तो घटना की कोई गुंजाइश घटना की कोई गुंजाइश ना रहे। ये सब नए नए होते हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग के बाद फिर सीधा क्लासरूम में जाएंगे, तब तक पूरा सर का पसीना, सर में भी कैप होगी और वर्दी सब पहने, बूट वूट सब पहने, सब भीग जाएगी। सर का पसीना यहाँ से होते हुए बूटों में भर जाता था गीले। अब 1:30 सुबह पीटी हुई, उसके बाद फिर परेड, और ड्रिल सही नहीं है तो कहो 5 राउंड्स, पूरी क्लास दौड़ रही है। परेड ग्राउंड भी छोटा मोटा नहीं होता, काफ़ी ह्यूज बड़े बड़े परेड ग्राउंड होते हैं। जो ट्रेनिंग आपने करी शुरुआत में फतेहपुर से जाके जब वो लेटर आया, इसके बाद फिर वही ट्रेनिंग आप कराते थे? नहीं, उसके बाद मैं ट्रेनिंग रहा तो मैं बेसिक ट्रेनिंग चिल्का में नहीं रहा। हाँ। चिल्का में जो परेड की ट्रेनिंग करते हैं ये गनरी डिपार्टमेंट होता है। हाँ। परेड कराना, वेपन्स की ड्रिल देना, गनों के बारे में कराना, तो ये उनका काम है। मैं जब इंस्ट्रक्टर बना, मैं बना करीब 13 साल सर्विस के बाद, करीब 1997 में 1997 में इंस्ट्रक्टर कोर्स किया। तो अपने प्रोफेशन का जो नेविगेशन डिपार्टमेंट है उस प्रोफेशन में मैंने कोर्स किया। तो उनको हम बोलते हैं कि हमारे पेरेंट स्कूल बोलो, हैं कि जिस ट्रेड से हैं, हमको उसी ट्रेड में आजीवन जब तक सर्विस बनाएंगे हम नेविगेशन डिपार्टमेंट में। हाँ, उस नेविगेशन डिपार्टमेंट। तो कहाँ से शुरुआत कहाँ से होती हो, कहाँ तक पहुँचे फिर इंस्ट्रक्टर तक? बीच में क्या क्या? तो इंस्ट्रक्टर को बताया कि मैं वहाँ से चिल्का ट्रेनिंग होने के बाद फिर 1 महीने की छुट्टी आए, फिर हमको मिला नेविगेशन एनडी डिपार्टमेंट। तो हम लोग कोचीन में है हमारा स्कूल, कोचीन में नेवल बेस है, वहाँ पे नेविगेशन डायरेक्शन स्कूल है, जिसमें इंडियन के अलावा फॉरेन कंट्रीज के भी ट्रेनिंग करने आते हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इधर ओमान, भारत आते हैं। हाँ, ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी आते हैं और उनके सैनिक भी आते हैं। हम लोगों ने साथ में किया। श्रीलंका है, ओमान है, नाइजीरिया है, छोटे छोटे जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, वो अपने आते हैं। उनके यहाँ उतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। श्रीलंका वगैरह में जैसे है, बांग्लादेश में है, इतना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अपने यहाँ ट्रेनिंग वो गवर्नमेंट से उनका होता है। तो वो लोग आते हैं, मिलके उनकी भी क्लास बनती है, हमारी क्लास में साथ रहते हैं, पढ़ाई हैं। कुछ जैसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो हमारे इक्विपमेंट हैं, उनमें उनको नहीं शामिल करते। जो अपने देश की कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो उन्हें नहीं इक्विपमेंट, हाँ, उनमें उनको वो ट्रेनिंग नहीं देंगे। बेसिक उनको नेविगेशन कंसर्न उनको ट्रेनिंग हम देते हैं कि जो भाई सभी को मालूम है कि शिप चलाना है। जो मर्चेंट नेवी वाले भी ट्रेनिंग करते हैं, भाई शिप चलाना है तो वो है। पर जो हमारी एक्चुअल नेवी की कॉन्फिडेंशियल इक्विपमेंट हैं वो ट्रेनिंग उनको नहीं है। वो अपने जाके अपने देश में जो करना है वो करें। बेसिक उनकी नेविगेशन की ट्रेनिंग, ऑपरेशन की नहीं देंगे। जैसे हेलीकॉप्टर कंट्रोलिंग है या ऑपरेशन रूम में जहाँ पे हमारे रडार वगैरह होते हैं, इनकी ट्रेनिंग नहीं देंगे। जनरल ट्रेनिंग तो ये सभी आते हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं जो लॉन्ग कोर्स करते हैं, लॉन्ग एनडी। तो वहाँ पे हमने भी कोर्स किया। और उसमें क्या है, वो कोर्स जो है, जैसे आपका प्रमोशन होना है नेक्स्ट, तो हर प्रमोशन के पहले 6 महीने का एक कोर्स है उसी स्कूल में, आपको और एडवांस कराएं। क्योंकि बेसिक में गए थे, अब आपको कुछ नहीं मालूम है, तो बहुत कुछ बताया तो जा रहा है, आप एकदम से आप नहीं पिकअप कर पाओगे। फिर कुछ बराल आपको ट्रेनिंग दे करके शिप में भेज दिया। अब शिप में दूसरे आपसे सीनियर लोग भी हैं, वहाँ इक्विपमेंट का लाइव ऑपरेशन आप देख रहे हैं, तो बहुत कुछ आप देख के सीख जाते हैं। एक्सपीरियंस, अनुभव भी आपका हो गया। फिर जब दोबारा अगले प्रमोशन के पहले स्कूल में आओगे, अब आपको उससे एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हर कोर्स के पहले 6 महीने का आपको, तो हम करीब 4 बार वहाँ गया मैं, 3 बार तो मतलब प्रमोशन कंसर्न, फिर चौथी बार गया वही इंस्ट्रक्टर कैडर कोर्स के लिए, वो भी 6 महीने का कोर्स। तो उसमें हमको कई स्कूलों से ट्रेनिंग दिलाते हैं। जैसे एक होती है ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी स्कूल है, जैसे ट्रेनिंग लेना तो ठीक है,
तो सामने क्लास में 40-45 बच्चे बैठे हैं, उनको कैसे आप मॉनिटर करोगे कि सभी ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो वो टेक्निक सिखाते हैं। तो करीब 3-4 वीक का वहाँ भी कोर्स कराते हैं वो। भैया आप जाके अभी आपको ट्रेनिंग लेना नहीं है, अब आपको खड़े होकर ट्रेनिंग इम्पार्ट करना है। तो NITT उसको बोलते हैं, नेवल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी स्कूल है, तो वहाँ की भी ट्रेनिंग कराते हैं कि जो कि हमको वेरियस चीज़ें बताते हैं, कैसे आपको लेक्चर इम्पार्ट को फिजिकली करा के देखते हैं। सब बैठ जाएंगे बड़े बड़े अधिकारी, स्टेज में आपको दे देंगे, हाँ आप कोई टॉपिक दे दिया, इसके बारे में आप बोलो, बीच बीच में देखो कोई वो करेंगे, कोई सो रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है तो उनको भी चेंज करना है, उनको अलर्ट करना है, तो बढ़िया चीज़ें हैं। तो ये सब भी सिखाते हैं। उसके बाद से फिर शिपों में भी हर एक शिप में एक एक इंस्ट्रक्टर रहते हैं, जो मेजर शिप हैं, बड़े बड़े शिप हैं, जिनमें 300-400 की स्ट्रेंथ होती है। नेविगेशन डिपार्टमेंट के 35-40 लोग होते हैं, तो उनमें नए लोग भी ज्वाइन करते हैं। नया इक्विपमेंट कोई आने वाला है, कोई मॉडिफिकेशन है, तो आपको कैप्सूल कोर्स करा करके वो सबको आपको ऑनलाइन रखना है। हर तरह की 5 गलियाँ बराबर नहीं होती, कोई तो बिल्कुल आपके जो अंडर सबऑर्डिनेट हैं, जो स्टाफ है, कुछ तो मास्टर होंगे जल्दी पिकअप कर लेते हैं, कुछ को 4 महीने लग जाएं, तो उनको भी ट्रेनिंग वहाँ भी इम्पार्ट करनी है। प्लस वहाँ का जो अपने इक्विपमेंट हैं सारे नेविगेशन डिपार्टमेंट के, बहुत तरह के रडार हैं, कई तरह के रडार होंगे। एक तो नेविगेशन रडार होगा, कुछ सरफेस पानी के ऊपर जो जहाज हैं 250-300 मील तक का, वो पिक्चर देखना है। हवाई जहाज को पकड़ने वाले और लॉन्ग रेंज के होंगे, उनको कैसे ऑपरेट करना है, कब ऑपरेट करना, उनका कंट्रोल, कई चीज़ें हैं। जैसे क्या होता है कि वो रडार तो हमारे पास लगे हैं, बट ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं कि भाई रडार आप ऑपरेट करोगे तो दुश्मन के पास ऐसे सेंसर हो सकते हैं कि जो कि अपना रडार न करके आपके रडार के द्वारा ही आपके पोजीशन का पता कर लें। तो उनकी भी पॉलिसी होती है, कब हम रडार ऑन कर सकते हैं, कब नहीं ऑन कर सकते हैं, ये ऊपर से पॉलिसी आती है। इसके भी नियम कानून हैं, इसके भी नियम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कोई भी ट्रांसमिशन नहीं करना, साइलेंट रहना है। उस समय कोई भी, चाहे रेडियो इक्विपमेंट हो, जो संचार विभाग होता है, वो भी कोई ट्रांसमीटर नहीं ऑन करेगा। रडार होगा बहुत हाई पावर ट्रांसमिशन होता है, तो ये दूसरे दुश्मन मतलब वो अपने रडार ऑन किए बिना भी हमारे इक्विपमेंट के द्वारा हमारी पोजीशन पता कर सकता है कि हाँ इस टाइप का जहाज है। इसकी भी सब काफ़ी टेक्नोलॉजी है कि रडारों की वो डाटा वो कैप्चर करके कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेंगे, तो उसको एक बार उसका ट्रांसमिशन मिल गया तो तुरंत उनका कंप्यूटर बता देगा नाम तक। जबकि समुद्र में जाने के बाद क्या होता है, हम जैसे एक दूसरे जहाज़ों से बात करते हैं तो हम किसी जहाज़ का नाम नहीं लेते, उनके नाम कोडेड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल रहे तक। हाँ, कोडेड भाषा में बोलेगा, वॉइस हम में इसको बोलते हैं वॉइस कम्युनिकेशन। जैसे वायरलेस में बात करते हैं, तो ऐसे भी इक्विपमेंट है कि शॉर्ट रेंज में बात करने के लिए 10 शिप जा रहे हैं आपस में एक दूसरे को सूचनाएं का आदान प्रदान करने के लिए, तो उसमें जहाज़ों का नाम नहीं लेंगे, कोड होगा। हर एक दिन वो बदलता जाएगा, हर एक दिन दूसरा कोड होगा हर जहाज का। और वो चीज़ें सभी के पास, सभी जहाज़ों के पास हैं, तो उसी नाम से किस जहाज़ को बुला रहे हैं तो पता है, वो कोड उसका यूज करेंगे, अपना कोड यूज करेंगे, और वो यात्रा की शुरुआत में तय हो जाता है कि किसका किस दिन क्या चलना है। हाँ, वो है पब्लिकेशन है सब उनकी सब ऊपर से हेड बन के वो सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, सबके पास रहते हैं, वो तिजोरियों में रखे जाते हैं। सेना का काम बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, वो तो नेचुरली। और तो फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग मेरा, फिर मेरे को 2008 में मैं जिस ट्रेनिंग में जहाँ पे ट्रेनिंग कैडर, उसमें मेरे को पोस्टिंग मिली। 4 साल मैं वहाँ पर रहा, तो बेसिक ट्रेनिंग है। और वहाँ पे मौका मिला कि पहले हम लोग जैसे पेपर चार्ट यूज करते थे प्लानिंग के लिए, यहाँ की सारा नक्शा, कितनी गहराई कहाँ पे है, ये सारा उसमें डिटेल होता है। और ज़मीन के किनारे, समुद्र के किनारे जो लैंड है, वहाँ पे जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है तो उसमें उसका सिंबल बना होगा, ये हमको जहाज़ों की पोजीशन निकालने में वो हेल्प करते हैं। और जगह जगह चप्पे चप्पे की गहराई होगी, बॉटम नीचे क्या है, मड है कि सैंड है कि नेचर, वो सब उन चार्टों में दिया रहता है। तो पहले हम उन्हीं में, मतलब एक कहावत है कि मैरिनर मेक देयर रोड ऑन चार्ट, बनी बनाई, पहले हम चार्ट में अपनी रोड बनाते हैं, कहाँ से, इसे हमको मान लो बॉम्बे से कोचीन जाना है, तो बिल्कुल किनारे भी नहीं जाएंगे कि जहाज जितना पानी ऊपर होता है उससे ज़्यादा तो पानी में डूबा होता है, कितना उसका वजन है, कितना टनेज है, तो आधे से ज़्यादा लगभग जहाज तो पानी के नीचे होता है, उसके ऊपर होता है। तो गहराई का भी ध्यान रखना है, बिल्कुल किनारे जहाज को, बड़े जहाज़ों को नहीं, एक सर्टेन डिस्टेंस है कि भाई इस गहराई के बाद हम जहाज को नहीं ले जा सकते। उसके बाद कुछ ज़रूरत भी है हमको तो जहाज को रोक के बोटें उतार के हम जा सकते हैं,
पर जहाज नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे गहराई का भी महत्व है। वो सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। हाँ, उसके बाद भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो वही जो हम पेपर चार्ट यूज करते थे उनके डिजिटल मैप्स बन गए, और मतलब एक एक्डिस इक्विपमेंट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें वो पेपर चार्ट नहीं, उसमें इतनी अच्छी सुविधा हो गई कि उसमें जैसे कंपास का इंटरफेस, जीपीएस का इंटरफेस, सब कुछ उसमें दे दिया। तो उसमें तो आपको ऑटोमेटिक आपका जहाज चलता हुआ दिखेगा, जबकि पेपर में आपको अपनी पोजीशन प्लाट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी कि भाई हम कहाँ पहुँच गए। उसमें जीपीएस और तमाम नेविगेशन वगैरह सारे इक्विपमेंट फिटेड हैं। तो मतलब कि तो ये इक्विपमेंट नया नया आया था जिस समय में एनडी स्कूल, मतलब जो हमारा पेरेंट स्कूल है, एनडी स्कूल है कोचीन में, ये इक्विपमेंट नया नया आया था। तो उसको इस्टेब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 5 एक्डिस वहाँ पे स्कूल में ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए लगवाने में मेरा पूरा सहयोग रहा, कि मेरे को इंचार्ज बना दिया कि वो जहाँ से आ रही है। कितनी साल सेवाएं दी फिर नेवी में? नेवी तो मैं टोटल 34 साल रहा। तो 84 से 1984 से 2018 जुलाई में रिटायर हुआ, और तब से मैं यहीं झांसी में रह रहा हूँ। फिर अब क्या चल रहा है 18 के बाद से? 18 के बाद से तो आया था, शुरू में आया तो केवल 2-3 लोगों जैसे सिद्धांत है जो हम लोग नेवी में रह चुके, मतलब साथ में रह चुके थे। एक विवेक यादव हैं, ये आपके नारायणबाग में, वो भी हमारे साथी है। तो 2-3 लोग से परिचय था, बाकी नहीं था। पर लास्ट ईयर से जैसे बबेले सारा, एक हमारे दिल्ली में एक रेजिमेंटल सिस्टम है नेवी का ही, कि जो रिटायर हो जाते हैं उनके भी नेवी टच में रहती है। वेलफेयर कंसर्न और कोई नई स्कीम आई है तो वो जानकारियाँ वहाँ से वो लोग मिलते रहते हैं और आते रहे। तो ये यहाँ पे आए थे जिला सैनिक बोर्ड में, कमांडर दशरथ साहब दिल्ली से आए थे, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल जोन में झांसी आता है। तो उन्होंने यहाँ झांसी है, ललितपुर है, कई जगह उन्होंने विजिट किया था। तो उस समय उन्होंने एक ग्रुप बनाया, केवल 8-10 लोगों का। तो 8-10 लोगों से जुड़ते जुड़ते तो काफ़ी लोग हैं, बैंक में बहुत लोग हैं, बैंक में हैं, रेलवे में हैं, हमारे नेवी के रिटायर्ड, BHEL में हैं, परीक्षा में भी हैं। करते करते आज हम लोग करीब 1 साल के अंदर 60-65 लोग पहुंच गए हैं, जो कि वेरियस जॉब में हैं। अब कम्युनिकेट आपस में संपर्क मिल गया है। तो यही है कि थोड़ा सब लोग मिलकर एंजॉय, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। कभी ऐसे नेवी डे भी पिछले साल भी हम लोगों ने मनाया था, वो छोटा था, करीब हम लोग 15-20 लोग इकट्ठे। लेकिन इस बार बुंदेलखंड में अच्छा नौसेना दिवस इस बार अच्छा होना है, गैदरिंग अच्छी हो गई है कि लोग, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो करीब 30-35 लोग ये बस स्टैंड के सामने हवाना में शाम वाला प्रोग्राम है, और सुबह का प्रोग्राम ये सैनिक स्कूल वाला। हाँ, सिपका मॉडल, बढ़िया जहाज आ रहा है, लोग देख सकेंगे, हम लोग देख सकेंगे। हाँ, हम लोगों ने तो कभी, और उसमें वो मतलब पूरा ये नहीं कि केवल लकड़ी बना दी है, जैसे रडार उसमें भी लगे हैं, और पंखा होता है जो कुछ चलाने में काम आता है, छोटी छोटी गनें, सब कुछ जैसा मतलब जहाज है एक्चुअल मॉडल है। और उसमें पावर सप्लाई का कनेक्शन देके उसको ऑन कर दो, वो सारी चीज़ें चलती हुई दिखती हैं। रडार का एंटीना घूम रहा होगा, वो गनें घूम रही होंगी। तो बड़ा अच्छा मॉडल है वो, विशाखापत्तनम क्लास के शिप है, उसी का मॉडल है। क्योंकि यहाँ अब तो तोपे और हवाई जहाज ये तो सब खूब देखने को मिल जा रही है। नेवी कंसर्न यहाँ पे झांसी में कुछ नहीं। जैसे मैं खुद जब मैं भर्ती हुआ था तो केवल ये मालूम था कि यहाँ जल सेना होती है, कहाँ होती है, क्या होती है, कैसी होती है, ये नहीं पता, कोई जानकारी नहीं थी। और खुद भी मैंने जैसे बताया कि सोचा ही नहीं था कि हाँ कि हम भी फौज में जा सकते हैं, पर ठीक किस्मत चले गए दौड़ देखने। हम तो देखने गए थे भर्ती। तो यही है नेवी में क्या है कि एक कहावत हमारे नेवी में बोलते हैं कि ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। बाकी ये अपॉर्चुनिटी बाकी दूसरी फोर्सेज में नहीं है। जैसे आर्मी में हाँ कुछ लोग हैं, जैसे हमारी IPKF श्रीलंका गई थी, इस तरह के हैं कि कहीं ज़रूरत पड़ी किसी देश को और भारत सरकार से संपर्क हुआ तो कुछ लिमिटेड लोग ही जा पाएंगे। पर नेवी में ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि आपको दुनिया वो जो बोले तो सरकारी दामाद के तौर पे आप बिना वीजा पासपोर्ट के आधी दुनिया लगभग मैं खुद घूम चुका हूँ। कहाँ घूम चुका? अब इधर पश्चिम में इटली से लेके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तक, इक्का दुक्का कंट्री बचे होंगे जहाँ न गया हूँ। जैसे पश्चिम में ले लें तो आपका ईरान में बंदरवास, कुवैत, UAE, ओमान में 2 पोर्ट है, मस्कट है, सलाला है। फिर बगल में छोटा देश है एक जिबूती। फिर सऊदी अरबिया में जद्दा, इजिप्ट जो पुराना मिस्र बोलते थे वहाँ गए। इजिप्ट में हमको ये पिरामिड देखने का मौका मिला। उसके आगे इटली गए।
इटली में एक सिसिलिया आइलैंड है दक्षिण इटली में, तो वहाँ पलेर्मो हार्बर है, वहाँ गए। वहाँ पे हमको लाइव ज्वालामुखी देखने का मौका मिला, माउंट एटना, लावा वहाँ से गिरता हुआ। तो इधर घूमे। फिर श्रीलंका 3 बार गया मैं, कोलंबो में कई पर्पज़ के लिए। एक बार हमारे टीम जा कोई स्पोर्ट्स की इवेंट थी, जो नहीं सेलिंग बोट्स वाला, तो उनकी बोटों को हमारे शिप में लोड करके कोलंबो में ड्रॉप करना, उस पर्पज़ से ले गए। फिर एक बार ये IPKF के टाइम पे ट्रिनकोमाली हार्बर है श्रीलंका का, ईस्टर्न श्रीलंका में, वहाँ 3 महीना मेरे को रहने का मौका मिला। तो ये आर्मी की जो शिपों में लोड होकर आर्मी ब्रिगेड जाती थी, तो हमारा काम था कि लैंड का ऑपरेशन तो हमारा होता नहीं, वहाँ जो शिप लोडिंग करके जा रहे हैं इनको टाइमली बर्थ पे पहुँचाना, उनको लोडिंग अनलोडिंग क्रेन ये सब नेवी का इंतजाम था उनको। अब जैसे मर्चेंट शिप कोई है व्यापारी हायर किए हुए थे, उनमें पूरी आर्मी की ब्रिगेड तो लोड हो गई है, बट वो मर्चेंट शिप है, हो सकता है दुश्मन उसमें कोई नगा खता कर दे, तो उसके लिए नेवी के जहाज उनको स्कार्ट करके ले आते थे साथ में सुरक्षित। भद्रा से लोडिंग होके वहाँ जाना है, ट्रिनकोमाली जाना है, तो 1-2 नेवी के जहाज उनको स्कार्ट करके ले जाएंगे सुरक्षित, वहाँ पे हार्बर में जब पहुँचा देंगे तब वो वापस आएंगे। तो इस ऑपरेशन में मैं 3 महीना वहाँ रहा। फिर वो बीच में रामेश्वरम में भी नया डिटैचमेंट मिला था स्मगलिंग रोकने के लिए। तो कई बार ऐसा भी। कहाँ रह रहे हैं, क्या चल रहा है? तो आने के बाद जैसा कि मेरे ससुराल बताया कि यहीं बुंदेलखंड में है, ललितपुर में है, और 2 साड़ू भाई यहीं पे हैं। तो हाँ, तो मैं तो सर्विस में था, तो यही सनफ्रान की जो ये सखी के हनुमान के पास कॉलोनी है सनफ्रान की, ग्रीन होम सिटी, तो वहीं पे मैंने सर्विस में रहते हुए बुक कर दिया था। और जब रिटायर हुआ तो फिर ये हुआ कि चलो झांसी अच्छी जगह है, तो मतलब ये महारानी लक्ष्मीबाई का किला ये सब तो गौरव तो है ही है, और साथ अपनी सेवाएं देख हाँ वीरांगना के शहर में आ रहे हैं। और दूसरा कि आर्मी वगैरह भी है, तो MH है, कैंटीन्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और दंगा फसाद भी नहीं, शांत प्रिय जगह है। और झांसी अच्छा है, यहाँ से चारों तरफ को इलाहाबाद जाना है तो भी रेलवे, दिल्ली जाना है, कहीं भी आना है तो मतलब बड़ा अच्छा झांसी मेरे को अच्छा लगा है, आप किसी भी दिशा में हाँ। और ओरछा भी धाम है, तो अच्छा मतलब मेरे को झांसी बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं यहीं फाइनली सेट हो गया। बहुत अच्छा लगा कि आप आए, आपने समय दिया और आपने पूरी एक कहानी नेवी की, कैसे आपने सेवाएं दी नेवी में, नौसेना में, और कैसे आप वहाँ तक गए और पूरी अपनी नहीं, अब तो नेवी में भी खैर बहुत इम्प्रूवमेंट है। हम लोग जब 84 में गए थे तब तो काफ़ी दिक्कतें थी कि ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब जैसे कि जब जहाज़ हमारे पानी में चलते हैं, पे हम लोग उस समय पानी के लिए तरसते थे कि जो समुद्र का पानी है वो किसी यूज का नहीं है, ना उसको पी सकते हो ना उससे नहा सकते हो। तो पीने के पानी के लिए भाई जो सिर्फ टैंक में भर के लेके गया है वही पानी है, उसमें खाना भी बनना है, लोगों को नहाना भी है, पीना भी है, हर चीज़ करना है, तो पानी लिमिटेड खुलता था। आज तो खैर पूरा हर शिप में RO प्लांट लग गए हैं जो सी वाटर को फिल्टर करके 24 घंटे पानी आता है, तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। किचन खाने पीने बनाने में सब ऑटोमेशन हो गया है, सारी मशीनें लग गई हैं। उस समय सब काम मैनुअल होता था, हम लोग खुद नेविगेशन डिपार्टमेंट में सब मैनुअल होता था, पुराने टाइप के रडार होते थे, उन्हीं से मैनुअली कैलकुलेट करना, चार्ट में नोट करना, एक बताता जाएगा दूसरा कैलकुलेट करता जाएगा। अब सब ऑटोमेशन हो गया, सब कंप्यूटराइज हो गया है, तो बड़ी अच्छी है और अच्छा तो लगता ही है। बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से जानकारी दी, अपने बारे में बताया, नौसेना के बारे में बताया। नहीं, अच्छा है कि ये गर्व की बात है। हम लोग भी अभी मतलब उसमें तो जो शुरू में ट्रेनिंग में ये होता है, पर जब वो मेमोरी अब याद आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि। और अब यहाँ के बुंदेलखंड में नौसेना दिवस की शुरुआत कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगता है कि अपने बुंदेलखंड में भी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनेगा। नहीं, हम लोग की अब हर साल और बड़ा रूप नहीं करेंगे, हम लोग की पूरी कोशिश है, और हम लोग भी प्लान करते हैं, जैसे स्कूलों में टाइम निकाल के जाते हैं। आपका ये लक्ष्मी गेट के पास कुलदीप इंटर कॉलेज है, इसमें भी हम लोग गए थे, तो नेवी के बारे में मतलब परमिशन ले लेते हैं प्रिंसिपल से कि सर हम थोड़ा आधे घंटे पौन घंटे टाइम निकालो, जो गैदरिंग इकट्ठे हो जाएं बच्चे, तो नेवी के बारे में कुछ बताएं। तो हम लोग 2-3 लोग मिल के गए थे, कमडोर बबली सर थे, मैं था, और एक और हानरी लेफ्टिनेंट है शैलेन सिंह साहब। तो हम लोग गए थे, तो आधा घंटे 1 by 1 अच्छी मतलब उनको बताई नेवी के बारे में जानकारी। बच्चों को भी आज काफ़ी अच्छा लगा देख करके। तो कोशिश यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े, जानकारी बढ़े, और हम लोगों को आर्मी के बारे में पता रहता है।
हाँ वो आप लोग जल देखते हैं, सेना वो के देखते बारे हैं, में पता हाँ रहता करेक्ट है। करेक्ट। हम लोगों को वायुसेना के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी, ऊपर लड़ाकू विमान उड़ते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, ग्वालियर से ये आते हैं फाइटर कभी कभी, तो पूरा हाँ, आप तो चक्कर देख लगाते हैं। लेते हैं, नजदीक से भी कई बार देख लेते हैं। हाँ, लेकिन नहीं जब बात नौसेना की आती है तो कुछ ना देखने तो सैनिक दिखाई देखने देता, को ना नहीं मिलता, बात सही अधिकारी, ना बात सही। जहाज, ना और सब चीजें जो हैं। खैर अब तो मीडिया है कि टीवी वीवी में है, मोबाइल में है, लोगों को जानकारी फिर भी थोड़ी बहुत है, पर हम लोगों के टाइम में तो कुछ उस समय पता था नहीं इतना था। कुछ। यही सुनते थे कि हाँ 3 सेनाएं तो हैं, जब तो एक आप जल। ट्रेनिंग पे गए होंगे तभी आपने देखा होगा ये सब। और ट्रेनिंग की भी खैर बहुत कहानियाँ हैं कि जैसे उसमें ब्राह्मण हैं तो शाकाहारी थे बिल्कुल, और वहाँ तो क्या भाई 1000 ट्रेनी जो है एक साथ बड़ा डाइनिंग हॉल। अब कोई है नॉन वेज खाने वाला भी आया तो बहुत झगड़े होते थे शुरू में, टेबल में कोई नॉन वेज वाला आ गया तो गुत्तम गुत्ता इंस्ट्रक्टर होते थे बहुत, देख लिया कि नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, तुम अपना खाओ अपना खाओ, बोले सर हम नहीं खा सकते ऐसा करके, तो काफ़ी दिक्कतें ये थी। होती थी। और बाद में धीरे धीरे तो आदत लग जाती है। आदत क्या, जब देखा कि वो कुक जो है कड़छी एक ही है वो सब में चला रहा है, हाँ। बहुत लोग खाने लगते हैं। तो मैं शाकाहारी रहा पूरा थ्रू आउट। खैर नहीं, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा सर, आप आए, आपने पूरी एक कहानी, लंबी कहानी। अरे कहानी तो बहुत लंबी है अभी तो मिलते रहेंगे सर आपसे, आप आते रहिएगा। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपने अपना समय दिया हमें और नेवी के बारे में जानने की आपने कोशिश, समय दिया हमें। जानने का है। हम तो फ्री हैं, हम तो रिटायर हो गए हैं, 66 हो गए। थैंक यू।